हम्म हो गया। इधर देखो, कल के क्लास में, पिछले क्लास में जहां तक हम पढ़ाए थे स्केलिंग इफेक्ट, उसके बाद का आज का टॉपिक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा, हम तुमको पीरियड में बता दिए थे, बाएं से दाएं जब पीरियड में आगे बढ़ते हैं तो सिग्मा का मान क्या होता है, जेड इफेक्टिव का क्या मान होता है, जेड का मान क्या होता है, पता है कि नहीं? किस में घटता है, किस में बढ़ता है, सब पता है कि नहीं? एस ब्लॉक से पी ब्लॉक, एस ब्लॉक में क्या होता है, पी ब्लॉक में क्या होता है, पिछले क्लास में डी ब्लॉक का भी देख ली। लेकिन ग्रुप में अभी तक तो नहीं पता है। ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो सिग्मा का मान क्या होता है, जेड इफेक्टिव का मान क्या होता है, जेड का मान क्या होता है। देखो क्या लिखा है, जनरली इन ए ग्रुप जेड इफेक्टिव रिमेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट बट सिग्मा इंक्रीज। करा ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं ना तो जेड इफेक्टिव का मान लगभग बराबर कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट मतलब ना तो बढ़ता है नहीं, कांस्टेंट का मतलब जो है वही रहेगा हमेशा, ना तो बढ़ेगा नहीं। आज सिग्मा का मान लेकिन ग्रुप में ऊपर से नीचे आते तो बढ़ता है, ऊपर तरफ एरो है मतलब इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। जैसे देखो अभी हम एक एग्जांपल ले, ग्रुप 1 का। ग्रुप 1 देखो कौन है, ग्रुप 1 देखो ये है ग्रुप 1। ग्रुप 1 में कौन एलिमेंट है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रांसियम, ये आता है ना। तो ग्रुप 1 में देखो ये लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीरियम है, फ्रांसियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर जेड कितना होगा, 3। सोडियम का 11, पोटेशियम, रुबिडियम का, सीरियम का, फ्रांसियम का। अच्छा तुम इसका सिग्मा का मान तब निकाल सकते हो, दो गो टाइप बता दिया, टाइप 1 टाइप 2। उस नियम के अनुसार लिथियम का तुम सिग्मा का मान निकालोगे कितना आता है, 1.7। सोडियम का निकालोगे कितना आएगा, 8.8। ए सुनो, पोटेशियम का कितना निकाले, 16.8। रुबिडियम का घर पे चेक कर सकते हो, आएगा इतना ही, 34.8। सीरियम का कितना आता है, 52.8। फ्रांसियम का कितना होता है, 84.8। अब देखो ये जब सिग्मा का मान आ गया तो जेड इफेक्टिव निकल सकता है कि नहीं, सिंपल है। जेड इफेक्टिव इक्वल टू होता है जेड माइनस सिग्मा। एटॉमिक नंबर डाल दो, सिग्मा का वैल्यू घटा दो। जेड इफेक्टिव इक्वल टू क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। तो देखो इसका जेड कितना है, 3 और सिग्मा कितना 1%। 3 में से 1.7 कितना आएगा, 11 में से 8.8 कितना आएगा, 19 में से 16.8 आएगा, 37 में से 55 में से 52, 87 में से 2.2। समझ मारा? तो ये मान आ गया। अच्छा एक बात देखो तो जेड इफेक्टिव पहले हम देख लेते हैं क्या आता है। देखो ये ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहा है, लिथियम से सोडियम पे, सोडियम से पोटेशियम ऊपर से नीचे आ रहा है। तो लिथियम के लिए जेड इफेक्टिव कितना है, 1.3। सोडियम के लिए कितना है, 2.2। पोटेशियम के लिए भी कितना है, 2.2। रुबिडियम के लिए भी कितना है, सीरियम के लिए भी कितना है, इतना ही। कहने का मतलब जब ऊपर से नीचे ग्रुप में आते तो जेड इफेक्टिव का मान हमेशा कांस्टेंट रहता है, ना तो बढ़ता है नहीं। देखो जेड इफेक्टिव डिमेंशन ऑलमोस्ट दिख रहा है कि नहीं, कांस्टेंट है। सब में 2.2, 2.2 समय है कि नहीं। लेकिन सिग्मा का मान देखो पहले वो 1.7 था, अब देखो कितना हो गया, 8. अब कितना हो गया, 16. अब कितना हो गया, 34। अब कितना हो गया, 52। अब कितना हो गया। ग्रुप में ऊपर से नीचे आते तो सिग्मा क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है? लेकिन जेड इफेक्टिव बढ़ेगा या घटेगा, ना तो बढ़ेगा नहीं, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? एटॉमिक नंबर तो बच्चों जानता है, देखो 3 से 11 हो रहा है तो बढ़ रहा है, 11 से 11 19 तो बढ़ रहा है, 19 से 11 27 तो बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे नोट करके क्या कर रहा है, नोट करके एक पॉइंट लिखा है। देखो ऐसे एरो किए, ऐसे एरो का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं जब हम पीरियड में जाते हैं, 7 पीरियड है ना। जैसे देखो पीरियोडिक टेबल में कितना पीरियड है, 7। तो बाएं से मतलब ऐसे फर्स्ट पीरियड में जा रहे हैं, सेकंड पीरियड में जाएंगे, थर्ड पीरियड में जाएंगे, फोर्थ पीरियड में जाएंगे। जब किसी भी पीरियड में अगर तुम जाओगे लेफ्ट से राइट तो जेड इफेक्टिव का मान क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है? ये पहले पढ़ा चुके हैं। जब हम लेफ्ट से राइट पीरियड में जाते हैं बाएं से दाएं तो जेड इफेक्टिव का मान देख लेना क्या होता है, बाएं से दाएं बढ़ेगा। सिग्मा का भी मान क्या होता है, बढ़ता है। समझ में आ रहा है? तो कहेगा किसी भी पीरियड में अगर बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो जेड इफेक्टिव का मान बढ़ेगा और सिग्मा का मान क्या होगा, इधर देखो जब ऊपर से देखिए टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे किसी भी ग्रुप में, ग्रुप कितना है टोटल, 18। कितना है, 18। किसी भी ग्रुप में तुम ऊपर से नीचे आओगे, किसी दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, 18वां ग्रुप, किसी भी ग्रुप में अगर ऊपर से टॉप से बॉटम तो ऊपर से नीचे आओगे तो देखो जेड इफेक्टिव क्या होगा, कांस्टेंट दिख रहा है ना, देखो सबका कांस्टेंट है कि नहीं, ये बदलेगा ना तो बढ़ेगा नहीं घटेगा। लेकिन सिग्मा क्या होगा, बढ़ेगा। सिग्मा क्या होगा, ग्रुप में भी बढ़ता है। आगे देखो अब अगला केस क्या लिखा है, फॉर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एटम। देखो तुमको सिग्मा का मान हम निकालना सिखा दिए, पहले बहुत सारे एलिमेंट का सिखाया था कि नहीं, बहुत सारे एलिमेंट का सिखाया है। 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए कैसे निकालते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाए एस और पी सब सेल में आ जाए तो कैसे निकालते हैं।
बाद में 20 एटॉमिक नंबर के बाद वाला भी सिखाए थे जिसमें रीअरेंजमेंट करना पड़ता था, याद आ रहा है जी। अब देखो कुछ परीक्षा में ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है फॉर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एटम। देखो ये क्या लिखा हुआ है नाइट्रोजन, गौर से देखो सब स्टूडेंट बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है नाइट्रोजन का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 7 होता है। ये क्या लिखा हुआ है N पे प्लस, ये क्या लिखा हुआ है N पे। देखो तीनों नाइट्रोजन ही है, ध्यान दो ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन पे प्लस है, ये नाइट्रोजन पे क्या है माइनस। तीन ठो क्वेश्चन तुम्हारे पास दिया गया है, तीनों के केस में हमको सिग्मा निकालना। तो देखो क्या लिखा है फॉर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एटम, एटम तो सेम ही है ना, ये भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, ये भी क्या है, लेकिन स्पीसीज अलग अलग है। यहाँ पे नाइट्रोजन न्यूट्रल फॉर्म है, कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे प्लस फॉर्म है और यहाँ पे माइनस फॉर्म है। ऐसा अगर केस किसी का भी दे सकता है, जैसे कार्बनिक दे देगा कार्बन C+ C-, मान लो एक ही एलिमेंट का 3 फॉर्म दे देगा और तुमसे पूछेगा कि सिग्मा निकाल के निकालो, कैसे निकालोगे। देखो सबसे पहले नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितना होता है 7, समझ में आ रहा है। तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 7 एटॉमिक नंबर का मतलब इलेक्ट्रॉन कितना होगा 7। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन सबसे पहले लिखो, ये देखो बोर्ड पे सभी स्टूडेंट 1:2:2 3 3 5 2 7 बाहरी ये वाला से स्क्वायर मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे -1। अच्छा बताओ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है क्या कि 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होता तो ना टाइप 1 लगाएंगे, और सिर्फ इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है तो टाइप 1 लगेगा नहीं, टाइप 2 लगाएंगे। टाइप 2 कैसे लगाएंगे, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में, देखो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबसेल में है, और जब किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन s सबसेल हो या p सबसेल में हो तो उसमें टाइप 2 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इसमें टाइप 2 लगा देंगे। तो देखो सिग्मा का मान निकाल दे, ध्यान दो तुम्हारे क्लास छूटा हुआ, ध्यान दो बोर्ड पे, सिग्मा का मान टाइप 2 लगाएंगे वो कैसे निकाले, बाहर वाला सेल क्या है इसको मान ले, दूसरा सेल है इसको n मान लिया, अंदर वाला सेल को क्या मान लिया n-1। तो देखो ये जो बाहर वाला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन 3 2 5 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग मानते हैं टारगेट इलेक्ट्रॉन, क्या मानते हैं तो देखो एक इलेक्ट्रॉन को मान लिया टारगेट इलेक्ट्रॉन, टारगेट इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा क्या ले लेते हैं 0, क्या लेते हैं प्लस। अब इस 3 2 में से 5 में से एक होगा 0 तो बच गया कितना 4। हम बोले थे कि n लास्ट वाला सेल में जो बाकी बच गया इलेक्ट्रॉन उसमें सिग्मा कितना लिया जाता है 0.35, तो 4 को 4 गुना क्या कर दिए 0.35 प्लस। अंदर वाला कौन है 2 इलेक्ट्रॉन n-1 है तो n-1 में अगर आप कितना ले लेते हैं 0.85 गुना 0.8। अब इसको कर दो सिंपल, 0 है इसको गुना करोगे 0.4 आएगा, इसको गुना करोगे 0.7 आएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 3.1 आएगा। नाइट्रोजन का सिग्मा कितना आ गया 3.1। अब हमको नाइट्रोजन का निकालना है जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव इक्वल टू क्या होता है जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना है नाइट्रोजन का 7, सिग्मा कितना 3.1, 7 में से 3.1 कितना गया 3.1, समझ में आ रहा। अब दूसरा है n+, देखो नाइट्रोजन का तो निकल गया, अब दूसरा दिया n+ रहे n- से कुछ हो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कभी बदलेगा क्या, एटॉमिक नंबर हमेशा साथ ही रहेगा, जेड का मान साथ ही रहेगा। ये देखो ये n+ का मतलब ये हुआ पहले 7 इलेक्ट्रॉन होता था ना, एक प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, जितना प्लस उतना इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, तो एक प्लस है तब तो एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो 7 में से एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, कितना बचेगा 6। अब इस 6 इलेक्ट्रॉन का हमको कन्फिगरेशन निकालना है, तो 6 इलेक्ट्रॉन का कन्फिगरेशन क्या होगा 1:2 2 2 4 2 6, ये हो गया बाहर वाला सेल, ये हो गया अंदर वाला सेल। अब देखो फिर से सिग्मा लगा दो, ये 6 इलेक्ट्रॉन है टाइप 2 लगेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन चूंकि p सब सेल में है तो देखो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से मान लेंगे टारगेट इलेक्ट्रॉन बाहर वाला में से, उसके लिए सिग्मा कर देंगे 0 प्लस एक इलेक्ट्रॉन ले लिए तो बाकी कितना बचा 4 में से 3 में देखो यहाँ भी किए थे 0.35, बाकी बचे 3 गुना 0.35, बाकी अंदर के 2 गुना n-1 के लिए क्या होता है 0.85। सिंपल आप इसको सॉल्व कर दो, इसका 0 इसको 1.05 इसको कहीं 1.7 टोटल करोगे तो 2.75 आता है, कितना आता है। फिर इसमें जेड इफेक्टिव निकालेंगे, जेड इफेक्टिव इक्वल टू क्या होगा जेड माइनस सिग्मा, नाइट्रोजन का जेड कितना होता है 7 और जो है सिग्मा कितना 2.75, तो टोटल कितना आएगा 4.5। ब्राइटनेस पे भी ध्यान देना, समझा। अब देखो तीसरा है n-1, तीसरा एक और कौन है n, नाइट्रोजन है लेकिन इसका n- फॉर्म है, अभी भी जेड तो उसका वही रहेगा एटॉमिक नंबर 7, लेकिन हाँ n- मतलब क्या माइनस चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया, जितना माइनस उतना इलेक्ट्रॉन आएगा। मान लो 4 माइनस होता था कितना इलेक्ट्रॉन होगा 4, तो एक माइनस है पहले 7 इलेक्ट्रॉन होता था, एक और आ गया तो कितना हो गया 8, 7 में एक और आ गया तो कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन का कन्फिगरेशन लिखो 1:2 4 2 6 2 8। इसको क्या मान लेंगे n-1 और इसमें टाइप होने लगेगा हमेशा टाइप 2 लगेगा क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबसेल में, समझ में आ रहा। अब टाइप 1 लगता है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन, तो टाइप 1 कभी नहीं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वाला काम नहीं करेगा, टाइप 2 2 इलेक्ट्रॉन के बाद वाले के लिए लगेगा। ए देखो इसके लिए आप क्या करेंगे सिग्मा निकाल, देखो 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को मान लेंगे टारगेट इलेक्ट्रॉन, उसमें लिए सिग्मा कर देंगे 0 प्लस, बाकी कितना बच गया 6 में से 5 के लिए बाकी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाता है 0.35 प्लस n-1 में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, इसके लिए क्या होता है सिग्मा 0.85। समझ में आया। अब इसको सॉल्व कर दो, 0 है इसका करो 1.75 इसको 1 पूरा करोगे 3.45 आएगा,
फिर यहाँ पे जेड इफेक्टिव निकाल लो। जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है जेड माइनस सिग्मा। जेड कितना है 7 सिग्मा कितना है 3.45 तो घटाओ जो 3.5 तो जेड इफेक्टिव आ गया 3.55। अब देखो यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा है, 2 पॉइंट तुमको क्या लिखा है, दोनों पॉइंट तुमको याद रखना है कि जेड इफेक्टिव जो होता है ना, जेड इफेक्टिव वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो ऐसे लिखा हुआ है ना, इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं इसको? इसको यहाँ पे पढ़ा जाएगा डायरेक्टली। ये चीज फिजिक्स में भी आ सकता है, डायरेक्टली इनवर्सली। फिजिक्स है, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, कहीं भी ये साइन आएगा तुमको, किसी भी फार्मूला में साइन आएगा। जेड इफेक्टिव ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? पॉजिटिव। अगर सेम साइड होता है ना, ऊपर ऊपर डायरेक्टली क्या कहते हैं? देखो ये ऊपर है ये नीचे है, इसको क्या कहेंगे? इनवर्सली। क्या कहेंगे? इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा। तो देखो जेड इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज को अगर बढ़ाएंगे तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? बढ़ेगा। पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएंगे तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? बढ़ेगा। अब पॉजिटिव चार्ज को घटाएंगे तो जेड इफेक्टिव घटेगा। अरे को नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएंगे तो जेड इफेक्टिव घटेगा। नेगेटिव चार्ज को घटाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। बात समझ में? नीचे वाले के साथ इसका उल्टा रिलेशन होगा और जो सामने वाले उसके साथ क्या होगा? सीधा। ऊपर सामने वाले के साथ कैसा रिलेशन होगा? सीधा। और नीचे वाले के साथ कैसा होगा? उल्टा। मतलब प्लस बढ़ाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, प्लस घटाएंगे तो जेड इफेक्टिव घटेगा। अब माइनस बढ़ाएंगे तो जेड इफेक्टिव घटेगा, और माइनस घटाएंगे तो जेड इफेक्टिव। ये उल्टा ये सीधा। तो सीधा वाले को कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? जैसे देखो 4 गो एलिमेंट दे दिया है, तुमको पूछेगा तो परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आता है कंपटीशन के एग्जाम, 4 गो एलिमेंट दे दिया, एगो पे 4 प्लस चार्ज है। सुनो अभी हम देंगे क्वेश्चन कुछ देर में। एगो पे 4 प्लस चार्ज है, एगो पे 3 प्लस चार्ज है, एगो पे 2 प्लस चार्ज है, एगो पे 1 प्लस चार्ज है। बोल क्या बताओ इसमें से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जेड इफेक्टिव का ऑर्डर लिखो। किसका ऑर्डर लिखेंगे? जेड इफेक्टिव का ऑर्डर लिख के दिखाओ। इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब हुआ बढ़ते हुए क्रम। जैसे देखो x मतलब हुआ 4 प्लस, मान लो कोई एलिमेंट x है जिसमें कितना प्लस चार्ज है? 4 प्लस। एक y एलिमेंट जिसमें कितना प्लस चार्ज है? 3 प्लस। एक z एलिमेंट जिसमें कितना प्लस चार्ज है? 2 प्लस। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है कि जेड इफेक्टिव का ऑर्डर लिख के दिखाओ। किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर के डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग का मतलब हुआ बढ़ते हुए क्रम। तो देखो यहाँ पे क्या है? प्लस चार्ज है, यहाँ भी प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है। और जेड इफेक्टिव प्लस चार्ज क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिसका प्लस चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका जेड इफेक्टिव उतना ही ज्यादा होगा। बात समझ आ रहा? तो बताओ इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या बढ़ते हुए क्रम? तो बढ़ते हुए क्रम में देखो सबसे कम किसका होगा? सबसे कम किसका होगा? इसका प्लस चार्ज कम है ना, तो इसका जेड इफेक्टिव कम होगा। उससे ज्यादा किसका होगा? 3 प्लस का। सबसे ज्यादा किसका होगा? आप समझ में आया? तो ये हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम। मतलब जिसका प्लस चार्ज ज्यादा उस पर जेड इफेक्टिव मान क्या होगा? ज्यादा। इसका कम है तो इसका कम होगा, इससे कम होगा सबसे कम होगा। समझ में आ रहा? तो इस तरीके से तुमको परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा। ये वाला दूसरा निगेटिव चार्ज देके भी पूछ सकता है। निगेटिव चार्ज दे देगा, क्या क्या जेड इफेक्टिव का ऑर्डर लिखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीज, बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम। तो माइनस चार्ज जिसका ज्यादा होगा उसका जेड इफेक्टिव उतना ही कम होगा। आप समझ में आ गया? अरे वो दूसरा एक और फॉर्मूला लिखे हैं, जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। मतलब जेड इफेक्टिव और सिग्मा एक दूसरे का उल्टा होता है। क्या होता है? जेड इफेक्टिव और सिग्मा एक दूसरे का क्या होता है? हम तुमको पिछले क्लास में बता चुके हैं। सिग्मा को कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ऐसे को कहते हैं शील्डिंग कांस्टेंट, और जेड इफेक्टिव का मतलब होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तुम्हारा क्लास छूटा हुआ पीछे पढ़ाएंगे, वीडियो लेक्चर बना, वीडियो लेक्चर से देख लेना। समझा? पीछे क्लास का जितना भी वीडियो लेक्चर 2-3 देख लोगे पूरा समझ में आएगा। तो देखो कॉपी से नोट कर लेना। तो देखो सिग्मा का वैल्यू अगर बढ़ाते हैं तो जेड इफेक्टिव उल्टा है ना, नीचे है, तो सिग्मा का वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? घटेगा। और सिग्मा का वैल्यू घटाएंगे तो जेड इफेक्टिव असल में उल्टा का मतलब ये होता है। ठीक है, बंद करो। बोर्ड पे ध्यान दो। देखो अब क्या लिखा हुआ है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। देखो पहला चैप्टर हम पढ़ाए थे केमिस्ट्री में, बेसिक केमिस्ट्री, याद है? उसमें कॉपी उल्टा के देखना जो किया होगा, उसमें लिखाएंगे एक बार पढ़ाए होंगे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, याद करो, आइसोडायपर, आइसोस्टर। उसी में एक चीज पढ़ाए थे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या पढ़ाए थे? वहां पे तुमको बताए थे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस को पहचानना सिखाए थे पहले चैप्टर में। बोलते थे जिस स्पेसिस में इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम होता है। किसी चीज का सेम होता है? अगर इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए ना तो सब उसको क्या बोलते हैं आपस में? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलते हैं जी? देखो क्या लिखा है? स्पेसिस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी एटम में, किसी कंपाउंड में अगर इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या करे?
इलेक्ट्रॉन का संख्या अगर बराबर हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोला जाता है? अभी ये क्या लिखा है? दिस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैव सेम वैल्यू ऑफ सिग्मा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में अगर तुम सिग्मा का वैल्यू निकालोगे ना तो हमेशा सबका क्या आता है? सेम आता है। क्या आता है? एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक का सिग्मा जो वैल्यू आएगा दूसरे का भी वही आएगा। अभी हम करके दिखा रहे हैं। जैसे देखो अभी एग्जांपल दिया कुछ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सबसे पहला दिया H- क्या दिया हुआ है? देखो क्वेश्चन में क्या दिया जी कि H- आयन का तुमको करा सिग्मा निकाल के दिखाओ। क्या चीज बताओ? ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। कितना होता है? Z का मान 1। अब बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 था तो 1 इलेक्ट्रॉन था उसके पास, लेकिन एक माइनस लगा हुआ। क्या लिखा हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन और आया तो कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 2। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख देंगे? 1s2। क्या लिख देंगे? ए सभी स्टूडेंट बोर्ड पे ध्यान दो तभी समझ में आएगा। 1s2 हो गया। बताओ इसका ये जो सेल यही है ना बाहर वाला सेल, इसमें सिर्फ n सेल है। और दूसरा बताओ 2 इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा टाइप लगाएंगे? टाइप 1। क्या आ रहा है? टाइप 1 कब लगता है? 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। टाइप 1 जब लिखा है तो तुमको कॉपी खोल के देख लेना। टाइप 1 जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है उसमें टाइप 1 लगता है। तो इसमें देखो हम टाइप 1 लगा दिए। देखो टाइप 1 से अगर सिग्मा निकालेंगे इस 2 इलेक्ट्रॉन में से एक को क्या मान लेंगे? टारगेट इलेक्ट्रॉन। क्या मान लेंगे? बाहरी कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन को टारगेट, तो उसके लिए सिग्मा 1 क्या कर देंगे? 0 प्लस एक और बच गया इसमें एक। तुमको पता है कि टाइप 1 में हम लिखाएंगे कि जो एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसके लिए सिग्मा कितना लेते हैं? 0.3। देख लेना कॉपी खोल के। टाइप 1 में n में एक इलेक्ट्रॉन जो बाकी इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा कितना बस होता है? 0.3। तो देखो 1 गुना 0 0 0.3 को 1 से गुना 0.3 टोटल कितना आ गया? 0.3। सिग्मा का मान कितना है जी? 0.3। यहाँ पे z इफेक्टिव निकालो। z माइनस सिग्मा z कितना है? 1 में से 0.3 घटाओ कितना आएगा? 0.7। देखो आगे दूसरा स्पेसिफिक लिए Li प्लस। क्या लिए? Li प्लस है। देखिए सर लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। कितना होता है? अच्छा बताओ Li प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं। 3 एटॉमिक नंबर था, 3 इलेक्ट्रॉन पहले था ना, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो कितना बचा? 2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2। देखो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 2 है। देखो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्या है? यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्या है? जब भी इलेक्ट्रॉन का संख्या आपस में बराबर होता है तो ऐसे स्पीशीज को क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलते हैं? परीक्षा में तुमको दे देगा, बोलते सारा बोलेगा इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक पहचान करो जिसका इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम हो। तो देखो यहाँ भी H में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी Li प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों आपस में क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉन। हम क्या लिखा था? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का सिग्मा का मान हमेशा सेम होता है। जैसे देखो यहाँ पे H के लिए सिग्मा कितना लाया? 0.3। तो देखो यहाँ भी 0.3 दिया है। देखो यहाँ भी 0.3 ही आएगा। पहले बता दिया आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सिग्मा का मान क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? अभी हम उसको चेक करके दिखा रहे हैं। जैसे देखो ये Li प्लस है, लिथियम में कितना इलेक्ट्रॉन? इधर देखो इसका क्या ध्यान है? Li प्लस है, लिथियम में कितना इलेक्ट्रॉन पहले था? 3। एक प्लस निकाल दिए तो कितना बच गया? 2। अब 2 के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2। 2 इलेक्ट्रॉन हो गया ना 1s2। अब देखो इसके लिए टाइप 1 लग जाएगा। टाइप 1 फिर निकालो, एक के लिए 0 फिर एक के लिए क्या होगा? 0. वही आ गया ना। देखो यहाँ भी सिग्मा 0.3 था, यहाँ भी क्या हो गया? हम बताए थे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए सिग्मा का मान हमेशा सेम होगा। यहाँ भी 0.3 था तो यहाँ भी कितना था? 0.3। क्योंकि सबका 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा? Z इफेक्टिव जबकि अलग अलग होगा। Z इफेक्टिव इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। Z यहाँ पे कितना है? 3। 3 में से सिग्मा कितना घटा दिए? 3 में से सिग्मा कितना है? 0.3। तो कितना आ गया? 2.7। Z इफेक्टिव अलग अलग होगा। देखो इसका Z इफेक्टिव कितना था? 0.7। इसका कितना आ गया? 2.7। Z इफेक्टिव का मान अलग अलग होगा। तीसरा एक और ले लिए। तीसरा ले लिए Be2+। क्या लिखा हुआ है? बेरिलियम होता है। इधर देखो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 4। इसमें 2 तो Z इक्वल टू 4 और 2 प्लस है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो 4 में से 2 हटा दो कितना बच गया? तो देखो इसके पास भी 2 ही इलेक्ट्रॉन ना। देखो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2। सब में इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर है। जब इलेक्ट्रॉन का संख्या आपस में बराबर होता है तो ऐसे स्पीशीज को क्या करते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक पता चल गया तो आंख मूंद के उसका सिग्मा सबका बराबर होगा। देखो यहाँ भी सिग्मा कितना था? 0.3। यहाँ भी सिग्मा कितना था? देखो यहाँ भी 0.3 ही आएगा। ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन होगा? 1s2। इसका क्या हो जाएगा? 1s2। एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा क्या कर दिया? 0। बाकी एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 0.3। देखो 0.3 आएगा नहीं सब बराबर। Z इफेक्टिव जब क्या लगा होगा? Z इफेक्टिव इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। Z कितना है बेरिलियम के लिए? 4। 4 में से 0.3 घटाओ कितना आ जाएगा? 3.7। तो ये तो तुमको था आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखो कितना परीक्षा में इतना कोई नहीं बताता, परीक्षा में कितना तुमको पूछ सकता है। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा, किसी भी एग्जाम में जाओगे, कंपटीशन एग्जाम में, नीट में, जेईई मेंस, एडवांस में, वहां तक का हम तुमको बता दिए। बोर्ड लेवल तो बहुत हल्का हो गया, हम लोग को एडवांस तक का बता दिया। एडवांस में भी अगर परीक्षा देने जाओगे, अगर इससे क्वेश्चन आएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट से कोई भी परीक्षा में केमिस्ट्री से, तो एक भी क्वेश्चन तुमको नहीं छूटेगा। जितना भी केस पूछा जा सकता है
हर केस को हम डिस्कस कर दिए कि नहीं। टाइप 1 बता दिए, टाइप 2 बता दिए, एस ब्लॉक के लिए बता दिए, पी ब्लॉक के लिए बता दिए, डी ब्लॉक के लिए बता दिए। तो ग्रुप में क्या होता है वो बता दिए, पीरियड में क्या होता है वो बता दिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए क्या होता है वो बता दिए, सेम एटम का होता है वो बता दिया। अब इससे ज्यादा कुछ पूछ सकता है क्या परीक्षा में? कंपटीशन के लिए सब पढ़ा रहे हैं, कोई भी चीज इससे बाहर नहीं आएगा। आगे देखो एक कुछ क्वेश्चन दिए हैं, कोई क्वेश्चन दिया है देखो, द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज मोर देन। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि डी इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। क्या पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, डी इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है? पहला ऑप्शन है एफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा है पी इलेक्ट्रॉन, तीसरा है एस इलेक्ट्रॉन और चौथा बोथ बी एंड सी। बताओ कौन ऑप्शन होगा? कोई बताओ तो सोच के। पहला का आंसर क्या होगा बताओ? डी। करेक्ट, डी नहीं, बोलो कौन सा होगा? डी इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। चारों में से बताओ किसका ज्यादा होता है? कौन होगा इसके लिए? एस। किसका? इसका आंसर ए होगा। किसका होगा? कल का क्लास किया था, पिछले क्लास, कल के क्लास में कल के क्लास में सबसे अंतिम में पिछले क्लास में बताए थे। देखो एस इज ग्रेटर देन पी, याद आया किसी को? ये बताए थे। एस का स्क्रीनिंग इफेक्ट पी से ज्यादा होता है, पी का डी से ज्यादा होता है, डी का किससे ज्यादा होता है? और यहाँ पूछ रहा डी का किससे ज्यादा होता है? डी किससे ज्यादा होता है? डी किससे ज्यादा? सबसे बड़का भी बना दे पिछले क्लास में। क्या आंसर होगा ये? तो पहला का आंसर क्या होगा? देखो दूसरा क्वेश्चन काफी बढ़िया। देखो दूसरा क्वेश्चन, इन एल्युमिनियम, क्वेश्चन का लैंग्वेज पे ध्यान दो। इन एल्युमिनियम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज शील्डेड बाय, या इसको ऐसे भी लिख सकता है स्क्रीन्ड बाय। पता कि एल्युमिनियम में जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है उसको स्क्रीन किसके द्वारा किया जाता है? तो एल्युमिनियम सबसे पहले एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिख दिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। बताओ बाहरी कक्षा में कौन इलेक्ट्रॉन है? ये है ना, बाहरी कक्षा ये पूरा है, लेकिन अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन कौन है? ये है। ये जो 3p1 में जो इलेक्ट्रॉन है वो शील्ड होगा। इसको कौन स्क्रीन करेगा? देखो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन कौन करता है? उसका अंदर वाला। बाहरी कक्षा कौन स्क्रीन करता है? अंदर वाला। इसके अंदर वाला जितना भी इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, जितना भी इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, सब क्या करेगा? इसको स्क्रीन करेगा। समझ में आ रहा है ना? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन होगा? 1s बताओ तो कौन कन्फ्यूजन होगा? अंदर वाला देखो कौन है कन्फ्यूजन? देखो 3p1 के अंदर वाला कौन है? 1s2 2s2 2p6 3s2, यहां तक का आंसर होगा 1s2 2s2 2p6 3s2। देखो किस ऑप्शन में? क्या ऑप्शन होगा? सी। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, ये एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है। तीसरा ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पूछ रहा है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। जेड इफेक्टिव को बढ़ते हुए क्रम में ऑर्डर लिखना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ देखो, O2 माइनस है, F माइनस है, N3 माइनस है, Mg2 प्लस, Na प्लस, L3 प्लस, इतना क्वेश्चन में दिया हुआ। इसमें किस चीज का ऑर्डर लिखना है? जेड इफेक्टिव का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तुमको इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम, तुमको परीक्षा में डिक्रीजिंग ऑर्डर भी पूछ सकता है, घटते हुए क्रम। अरे बढ़ते हुए क्रम घटते हुए क्रम आता ना लिखने। तब पहले तो तुम निकाल लो जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा किसका कम। अच्छा बताओ O2 माइनस है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। कितना होता है? 8। 2 माइनस है तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 10। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। 1 माइनस है तो कितना हो गया? 10। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 माइनस है तो कितना हो गया? 10। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। 2 प्लस होता है 2 घटा दो, कितना हो गया? 10। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। 1 प्लस होता है 1 घटा दो, कितना हो गया? एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। 3 घटा दो, प्लस है 10। सभी स्पेसीज में 10-10 इलेक्ट्रॉन। मतलब है जब इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर होता है जैसे स्पेसीज को क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉन से में तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होना, तो इस सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और जब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस होगा ना, तो उस केस में ये फार्मूला लगाना जेड इफेक्टिव ऑर्डर निकालने के लिए। जेड इफेक्टिव प्लस से पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और नेगेटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बताओ इसमें जितना भी दिया हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना, बढ़ते हुए क्रम। सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा होगा? जिसका प्लस चार्ज सबसे ज्यादा होगा। जिसमें सबसे ज्यादा प्लस चार्ज होगा उसका जेड इफेक्टिव सबसे एल्युमिनियम। सबसे ज्यादा प्लस चार्ज किसका है? एल्युमिनियम। देखो सबसे बाहर ये लिखा सबसे ज्यादा। उससे कम किसका होगा? 2 वाला का। देखो Mg2 प्लस। उससे कम किसका होगा? 1 वाला का। और नेगेटिव चार्ज का तो सबसे कम होता है जेड इफेक्टिव। इसमें सबसे कम वाला नेगेटिव लिख दो पहले। F माइनस आयन का सबसे थोड़ा इससे कम होगा, क्योंकि देखो 3 ठो माइनस है, N3 माइनस है, F माइनस है। बताओ इसका तो सबसे कम होगा ना स्क्रीनिंग, उससे कम इसका होगा। सबसे देखो इसका सबसे कम होगा, उससे ज्यादा किसका होगा? इसका। और उससे ज्यादा किसका होगा? इसका। देखो F माइनस पहले लिख दिए, फिर O2, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के उल्टा होता है। जिसमें माइनस चार्ज कम उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा। F माइनस तो माइनस चार्ज कम है ना, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा। उससे कम किसका होगा? इसका। और सबसे कम किसका होगा? N3 माइनस है। सबसे कम किसका होगा? क्योंकि इसमें माइनस चार्ज सबसे ज्यादा है। माइनस चार्ज अगर सबसे ज्यादा है तो उसका जेड इफेक्टिव सबसे कम। तो यही हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। बढ़ते हुए क्रम में यही होगा कि ना, देखो इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, सबसे ज्यादा इसका। तो ऐसा ऑर्डर भी तुमको परीक्षा में पूछेगा। एक और क्वेश्चन दिया इधर देखो, O के ऊपर में 2 प्लस है, O के ऊपर में 2 माइनस है, O के ऊपर में प्लस है, O के ऊपर में माइनस है।
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8, यहाँ भी क्या होगा 8, यहाँ भी क्या होगा 8, यहाँ भी क्या होगा 8। देखो यहाँ पे देखो 8 है। अच्छा बताओ इस पे, इसमें भी वही चीज करेंगे। देखो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन हटा। अच्छा इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, यहाँ पे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज का कंसेप्ट लगेगा, सब सेम एटम है। तो बताओ सबसे ज्यादा प्लस चार्ज किस पे है, O2 प्लस। सबसे ज्यादा किसका होगा O2। उससे कम किसका होगा O प्लस। माइनस में क्या होगा, इसका तो सबसे कम होगा जी। और उससे ज्यादा इसका होगा, इसलिए इसको पहले लिख दिया। समझ में आ रहा है, सबसे कम है तो इसलिए इसको बाद सबसे लास्ट में लिख दिया। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया कि नहीं, बढ़ते हुए क्रम। जी। आगे देखो, ये तुम्हारे स्क्रीनिंग इफेक्ट का तुम्हारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इस पर किसी भी एग्जाम का कहीं पे क्वेश्चन बनाओगे, किसी भी बुक का केमिस्ट्री का तुमको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। कंपटीशन का भारी से भारी क्वेश्चन और हल्का से हल्का से क्वेश्चन है ना। अभी बुक सब खरीदवाएंगे तुमको कुछ दिन के बाद, तो तुमको उसको सॉल्व करवाएंगे। जैसे पियर्सन पब्लिकेशन का आता है, यूनिवर्सल का बुक आता है, फिंगर टिप्स का आता है, MTG पब्लिकेशन का आता है ना। बहुत सारे पब्लिकेशन का बुक आता है, तो तुमको सब केमिस्ट्री के लिए प्रैक्टिस के लिए खरीदवाया जाएगा। तो उससे एक भी क्वेश्चन तुमको छूटेगा नहीं किसी भी एग्जाम का। तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट का पूरा कंसेप्ट क्लियर है। अब अगला टॉपिक है पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस है। अगला टॉपिक क्या है, एटॉमिक रेडियस। जो टॉपिक है पीरियोडिक टेबल चैप्टर में, उसको हम नेक्स्ट क्लास में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नया टॉपिक है एटॉमिक रेडियस। समझ में आ रहा है? तब तक